नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी फर्स्ट बुक की जो तीसरी यूनिट है उसका उसकी अंतिम अवधारणा पर चर्चा करने जा रहे हैं। अवधारणा है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का की प्रथम व्याख्यान मैं आपको 2 दिन पूर्व दे चुका हूँ। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की परिभाषा, अर्थ, स्रोत, विशेषताओं की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की के महत्व और इसकी कमियां अर्थात सीमाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का जो महत्व है समाज विज्ञानों में, सामाजिक अनुसंधान में, वह उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति सूक्ष्म व गहन अध्ययन के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण विधि समाज विज्ञानों में समझी जाती है। प्राकृतिक विज्ञानों में भी केस स्टडी होती है। सूक्ष्मता के साथ और गहनता के साथ अध्ययन करने की यह पद्धति अपने समकालीन प्रचलित पद्धतियों में सबसे ज़्यादा है। सूक्ष्मता और गहनता के गुण के कारण ही इस पद्धति की अपनी उपयोगिता और महत्व समाज विज्ञानों में स्थापित है। अति गहन अध्ययन बर्गेन नामक सामाजिक अनुसंधानकर्ता ने भी व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा है। माइक्रोस्कोप से का शब्द प्रयोग किया है, एक ऑपरेटर माना है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। किस अनुसंधानकर्ता ने व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र की संज्ञा दी है, माइक्रोस्कोप, सोशल माइक्रोस्कोप ऑपरेटर बताया है, तो वह बर्गेन है। और अति सूक्ष्म अध्ययन करने की यह है जो इसकी उपयोगिता है, इसी कारण इसका ये दूसरा नाम बर्गेन ने रखा है। तीसरा है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का स्रोत है। अर्थात व्यक्तिक अध्ययन पद्धति अपने आप में खुद प्राकल्पनाओं के स्रोत हैं। इस पद्धति के माध्यम से, इस उपविधि के माध्यम से जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हम कई उपकल्पनाओं को भी निर्मित कर सकते हैं या उपकल्पनाएं भी निर्मित इस पद्धति के माध्यम से हो सकती है। अब हम चौथी विशेषता की बात करेंगे, चौथा महत्व की बात करेंगे। यह पद्धति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लेख हैं, दस्तावेज हैं, प्रपत्र हैं, उनका स्रोत है। अर्थात प्रश्नावली और अनुसूची को अंतिम रूप देने में भी यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जब आप कभी किसी प्रश्नावली को निर्मित करते हैं, किसी अनुसूची को निर्मित करते हैं, तो यदि सामाजिक अनुसंधानकर्ता किसी एक यूनिट का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के आधार पर करता है, तो उसके पश्चात उस सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में जो अनुसूची वह निर्मित करता है, जो प्रश्नावली वह निर्मित करता है, वह बहुत सुस्पष्ट, अच्छी और सामाजिक अनुसंधान के प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान की जो समस्या है उसके प्रत्येक पक्ष को अपने में समाहित करते हुए बनती है। अर्थात तथ्य संकलन करने के लिए भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। अब हम
इसकी अगले महत्व पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन बहुत ही सुगमता के साथ किया जाता है। अर्थात वर्गीकरण और विभाजन जब हमें करना होता है तो इस विधि के माध्यम से हम वर्गीकरण और विभाजन बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और सामाजिक अध्ययन करते समय जब हम किसी इकाई का व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से तथ्य संकलित करते हैं तो उन तथ्यों का वर्गीकरण और विभाजन भी बड़ी सुगमता से होता है। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है, इस पद्धति का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि सूक्ष्मता व गहनता के आधार पर वर्गीकरण और विभाजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति मनोवैज्ञानिक अध्ययन में भी सहायक है। यह इस पद्धति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन से हमारा संबंध जब कभी उत्तरदाता का, जब कभी किसी सामाजिक इकाई का, जिसमें व्यक्ति, संस्था, समिति, समुदाय कुछ भी हो सकता है, का सामाजिक या मनोवैज्ञानिक सूचनाओं का संकलन करना हो, तब यह पद्धति बहुत महत्वपूर्ण पद्धति बन जाती है। और अंतिम है सामग्री में संपूर्णता। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से जो सामग्री हमें प्राप्त होती है वह सामग्री संपूर्णता लिए होती है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में आवश्यक समस्त तथ्य, समस्त सूचनाएं, समस्त सामग्रियां इस पद्धति के माध्यम से जो तथ्य संकलित किए जाते हैं उसमें होते हैं। इस प्रकार हमने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो ये 7 उपयोगिता है समाज विज्ञानों में, उसमें सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र किसने कहा, अति गहनता और सूक्ष्मता के साथ यह अध्ययन करती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है, संपूर्णता इसके अंदर है। इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन इसके माध्यम से हो सकता है। प्राकल्पनाओं के लिए ये स्रोत भी हो सकती है। ये इसकी मुख्य उपयोगिता या महत्व समाज विज्ञानों में है। अब हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो कमियां हैं, जो सीमाएं हैं, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब किसी वस्तु की या घटना की कुछ विशेषताएं होती हैं तो उसकी कुछ कमियां भी होना जरूरी है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से सीमित अध्ययन किया जा सकता है। आप इसे समझें। मैंने आपको महत्व में बताया कि सूक्ष्मता व गहनता के साथ अध्ययन किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का जो दायरा है वह सीमित है। विशाल पैमाने पर इसके माध्यम से सामाजिक अनुसंधान नहीं किया जा सकता। दूसरी इस विधि की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कमी है, वह है अवैज्ञानिक विधि। अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक वैज्ञानिक विधि नहीं है। इसमें सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, अर्थात तथ्य संकलन करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक आधार अनुसंधानकर्ता के पास नहीं है। वह अपने अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर किसी भी यूनिट का से तथ्यों का संकलन कर सकता है, और यह तथ्य प्राथमिक तथ्य या द्वितीयक तथ्य कोई भी हो सकते हैं, लेकिन तथ्य संकलन करने का इस अध्ययन पद्धति में या विधि में कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। अतः यह एक अवैज्ञानिक विधि समाज विज्ञानों में समझी जाती है। तीसरी इस पद्धति की जो कमी है वह है कि यह पद्धति कुछ इकाइयों का ही अध्ययन कर पाती है, और कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही
संपूर्ण इकाइयों पर इसका सामान्यीकरण किया जाता है या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ये जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, अर्थात निष्कर्ष पूरी तरीके से सही निकले यह कहना संभव नहीं है। अर्थात इस व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलते हैं वह त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। इस पद्धति की अगली जो सबसे बड़ी कमी है वह है इस पद्धति में निदर्शन प्रणाली का अभाव पाया जाता है। अर्थात आप किस इकाई का अध्ययन करेंगे, उस इकाई का अध्ययन करने के लिए आपके पास निदर्शन की कोई भी प्रक्रिया या कोई भी पद्धति का आप उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे में आपके द्वारा जो निदर्शन लिया गया है, जो इकाइयाँ चुनी गई हैं, वह आपकी इच्छा से चुनी गई है, अर्थात निदर्शन प्रणाली का उपयोग इस पद्धति में नहीं किया जा सकता। यह इस पद्धति की एक बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी। अगली जो विशेषता है या अगली जो कमी है इस पद्धति की वह है पक्षपात की संभावना। पक्षपात से आशय यह होता है कि किन्हीं दो समान इकाइयों पर जब अनुसंधानकर्ता अपना अध्ययन करता है तो वह अपने पूर्वाग्रह, अपनी समझ या अपने किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार को काम में लेते हुए उन इकाइयों में अपनी पक्षपूर्ण नीति से निर्णय ले सकता है, अर्थात पक्षपात कर सकता है। पक्षपात की संभावना अन्य समाज विज्ञानों की विधि की तुलना में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में बहुत अधिक रहती है। अर्थ है पक्षपात भी इस अध्ययन पद्धति में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए यदि महाविद्यालय के 20 छात्रों को मेरे द्वारा ये कहा जाए कि आप किसी भी एक इकाई का समाज में जाकर अध्ययन करें, तो यह देखने में आएगा कि कोई व्यक्ति अपने ही गांव को एक इकाई मानकर अध्ययन करेगा, अपने ही परिवार को इकाई मानकर अध्ययन करेगा, या अपने ही माता पिता, दादा दादी या किसी भी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ मानकर उसका व्यक्तिगत अध्ययन करेगा। और इस प्रकार जब वह अध्ययन करेगा तो उस अध्ययन में वह निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए उसे आदर्श स्थिति में ले जाने का प्रयास करेगा। ऐसे में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में पक्षपात की संभावना अधिक हो जाती है। अगली जो इसकी कमी है वह है अशुद्धता। इस पद्धति के माध्यम से जो तथ्य संकलित किए जाते हैं वह अशुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि द्वितीयक स्रोतों का जो संग्रहण है या संकलन है वह इस पद्धति में पत्र, डायरी, जीवन इतिहास के माध्यम से किया जाता है। और इनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है उसको वर्तमान में सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, या उसकी उस सामग्री की सत्यता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह रहते हैं। उस सामग्री को एक संकलित करने वाला प्राथमिक स्रोत ने उस सामग्री को किस पूर्वाग्रह, मनोभाव या किस दशा में संकलित किया और किस रूप में वह हमारे सामने आती है, और उसकी जो सत्यता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। अतः अत्यधिक अशुद्ध पद्धति भी यह व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति समाज विज्ञानों में मानी जाती है। अंतिम जो इसकी कमी है वह है अत्यधिक समय और धन इस पद्धति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता का या अनुसंधान करवाने वाली संस्था का खर्च होता है। इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता को अत्यधिक समय देना होता है, अत्यधिक धन भी उसका खर्च होता है, और जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वह भी उतने शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए यह पद्धति यहाँ भी अपनी समय और धन में भी इसकी बहुत बड़ी कमी सामने आती है। इस प्रकार आज आपका जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का जो टॉपिक है
अवधारणा है वह पूर्ण होती है। अगले व्याख्यानों में हम जो हमारी पाठ्यक्रम है उसकी अगली पुस्तक की जो प्रथम अवधारणा है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।